हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। आइए हम देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो देखिए, लिखा है आल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह जो टॉपिक है अम्ल और क्षार का, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बीटीसी, डीएलएड आदि के लिए टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, हम अम्लों को क्या कहते हैं? अम्लों को एसिड कहते हैं, क्षार को बेस कहते हैं और लवण को साल्ट कहते हैं। साल्ट का अर्थ होता है नमक। देखिए कह रहा है, लिखा गया है कि सभी यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। अर्थात बने हुए यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में इसे क्या किया गया है? विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है या उसे बांटा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं उसे किस तरह से बांटा गया है। तो देखिए, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला वाला क्या है? पहले नंबर पे है अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या बोला जाता है? इसे एसिड बोला जाता है। और दूसरे नंबर पे है क्षार, जिसे अंग्रेजी में बेस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? बेस। और तीसरा नंबर है लवण, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। और साल्ट का अर्थ होता है नमक। इन तीनों टॉपिक को हम बारी बारी करके डिस्कस करेंगे, आपसे बातें करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और समझेंगे हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। आइए देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखिए, लिखा गया है अम्ल के बारे में हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि अम्ल वे पदार्थ या द्रव्य होते हैं। अम्ल वे पदार्थ या द्रव्य होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन का अर्थ होता है जल का घोल, अर्थात जल के घोल में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन उत्पन्न करते हैं या देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे पदार्थ या द्रव्य होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ उदाहरणों के द्वारा, उदाहरण में दिया गया है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। आइए अब हम इसे रासायनिक समीकरणों के माध्यम से समझते हैं कि यह कैसे टूटते हैं और क्या बनाते हैं। तो इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए, HCl जब इसे जल में हम घोलेंगे तो इनके बीच जो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया शुरू हो जाती है। और जब ये HCl को हम जल में घोला जाता है तो ये क्या करते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात H+ और Cl- में आपस में टूट जाते हैं। इसी प्रकार H2SO4 ये भी अपने जल में घुलकर अपने आयनों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटेगा तो ये बनाएगा H+ SO4। इस तरह से क्या करते हैं? सभी अपने आयनों में टूट करके H+ आयन देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार ये है हमारा HNO3, ये भी जब जल में घुलेगा तो अपने आयनों में क्या करेगा? टूट जाएगा। तो अभी आपने देखा कि क्या है
कि जल में घुल करके अपने आयनों में टूट जाते हैं। और इसकी पहचान क्या हो जाएगी? इसकी पहचान हो जाएगी कि जल में वह घुल करके H+ आयन देते हैं। देखिए 3 रासायनिक समीकरणों में H+ आयन, H+ आयन और H+ आयन। ठीक है, ये हमारा था क्या? अम्ल की परिभाषा और उससे संबंधित उदाहरण। अब देखिए अम्ल को परिभाषित करने के लिए, अम्ल को समझाने के लिए निम्न 3 वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत के अनुसार समझाया है। पहले वैज्ञानिक का नाम है आरहेनियस। क्या नाम है? पहले वैज्ञानिक का नाम है आरहेनियस। और आरहेनियस ने अपना एक सिद्धांत दिया है, जिसे हम कह सकते हैं आरहेनियस का आयनिक सिद्धांत। तो यह जो सिद्धांत है, जो अम्ल में, जल में अपने आयनों में टूट जाते हैं, यह सिद्धांत किसका है? आरहेनियस का सिद्धांत है। दूसरे वाले वैज्ञानिक है ब्रास्टेड व लारी। इन्होंने प्रोटॉन दाता का सिद्धांत दिया है। इसके बाद तीसरा वैज्ञानिक है, तीसरे नंबर के वैज्ञानिक है लेविस है, जिन्होंने इसको अम्ल को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का नियम दिया है, जिसको हम लोग जान रहे हैं। तो पहला हमने जो अम्ल का परिभाषा आपको दिया है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इस परिभाषा को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक हैं आरहेनियस। ठीक है, तो आरहेनियस के अनुसार देखिए कह रहा है कि उपरोक्त संकल्पना या परिभाषा, जो उपरोक्त ऊपर लिखी गई संकल्पना या परिभाषा है, यह वैज्ञानिक आरहेनियस ने दी है। किसने दी है? आरहेनियस ने दी है। इस संकल्पना को अर्थात इस परिभाषा को बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? आरहेनियस है। अब इसे हम क्या कह सकते हैं? इस सिद्धांत को हम कह सकते हैं आरहेनियस का आयनिक सिद्धांत। क्या कह सकते हैं? जिसे हम कह सकते हैं आरहेनियस का आयनिक सिद्धांत। अब देखिए नेक्स्ट कि यह परिभाषा, जो यह परिभाषा है, यह परिभाषा केवल व केवल जल में विलेय यौगिकों के लिए है। किसमें? जल में विलेय यौगिकों के लिए सत्य है। इनके द्वारा दी गई अम्ल की जो परिभाषा है, वह केवल जल में विलेय यौगिकों या पदार्थों या द्रव्यों के लिए उपयुक्त है, जो जल में घुल करके H+ आयन देते। ठीक है, तो ये थे हमारे आरहेनियस के अनुसार उनके सिद्धांत। आइए अब हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं अम्ल से संबंधित। अम्ल को परिभाषित करने वाले 2 वैज्ञानिक हैं ब्रास्टेड और लारी। ब्रास्टेड और लारी ने अम्ल की परिभाषा को निम्न तरह से परिभाषित किया है, जो लिखा गया है। आइए इसे हम देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक ब्रास्टेड और लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरी पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? प्रोटॉन दे सकते हैं, या उन्हें प्रोटॉन देने में क्या हो सकते हैं? सक्षम होते हैं। क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वैज्ञानिक ब्रास्टेड और लारी कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं या देने में सक्षम होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इस परिभाषा को ब्रास्टेड और लारी ने समझाया। अब इनके अनुसार जैसे देखते हैं क्या है, कह रहा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल के बारे में समझ लेते हैं कि जब एसिटिक अम्ल अपने आयनों में टूटेगा तो देखिए क्या होगा। जैसे इसे लिखेंगे CH3 COOH, टूट करके क्या हो जाएगा? CH3 COO माइनस और H पर क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए H+ जो आयन है, यह H+ आयन को ही इन वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन कहा है। क्या कहा है? प्रोटॉन कहा है। इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? प्रोटॉन कहा है। ब्रास्टेड और लारी दोनों वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब कोई पदार्थ है जो दूसरी पदार्थ को क्या करेगा, तो यह पदार्थ जब किसी दूसरे पदार्थ से क्या करेगा? संयोग करेगा। संयोग करके क्या करेगा? अपने आयनों में टूटेगा और टूट कर क्या करेगा? H+ को क्या करेगा? किसी को डोनेट कर देगा।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हो जाएगा आपका HNO3, ये भी अपने आयनों में क्या करेगा, टूटेगा और टूट कर क्या करेगा H+NO3, अर्थात यही है क्या हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा प्रोटॉन। इसी को क्या करेगा वह किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर सकता है, दे सकता है। क्या कर सकता है, यह दे सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। जैसे H2O जब टूटेगा, H2O जब अपने आयनों में टूटेगा तो यह दे देगा H+OH-, क्या कर देगा H+OH- दे देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा। यहाँ पे इस हाइड्रोजन आयन को क्या नाम दिया जा रहा है, प्रोटॉन दिया जा रहा है। और इसको किसने परिभाषित किया, ब्रास्टेड व लारी ने परिभाषित किया। आइए एक और उसका उदाहरण देखते हैं कि जब हम HCl को जल में घोलते हैं तब क्या होता है। जब हम क्या करेंगे कि HCl को जल में घोल देते हैं, जब HCl को किसमें जल में घोला जाएगा तो यह क्या करेगा, HCl जो है जल को क्या करेगा प्रोटॉन देगा। और जब यह प्रोटॉन देगा तो देखिए क्या करेगा, जब यह प्रोटॉन देगा तो हो जाएगा H3O- प्लस, क्या हो जाएगा Cl से माइनस। ठीक है, अर्थात HCl क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हमारा क्या हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। तो यह संबंधित किससे है, ब्रास्टेड व लारी के अनुसार। देखिए नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त अर्थात ऊपर दी गई परिभाषा या संकल्पना, या कब दी गई थी, सन 1923 ईस्वी में। सन 1923 ईस्वी में किसके द्वारा दी गई थी, तो लारी और ब्रास्टेड के अनुसार, किसके अनुसार, लारी और ब्रास्टेड के अनुसार दी गई थी। अब देखिए यह एक व्यापक, क्या है व्यापक का मतलब होता है बड़ा, मतलब बहुत बड़े स्तर पर दी गई थी। किस पे, बड़े स्तर पे परिभाषा दी गई थी। अर्थात यह एक व्यापक परिभाषा है जिसे प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत कहते हैं। जिसे प्रोटॉन विनिमय का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दिया प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत किसने दिया है, तो वैज्ञानिक ब्रास्टेड व लारी ने दिया है। वह किससे संबंधित, तो अम्ल को परिभाषित करने से संबंधित उन्होंने यह प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत दिया था। अब तो यह क्या था, एक व्यापक इनका परिभाषा था। तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। क्या रहा, उपरोक्त परिभाषा या संकल्पना सन 1923 ईस्वी में लारी और ब्रास्टेड ने दी है। यह एक व्यापक परिभाषा है जिसे प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आइए अब हमारा नेक्स्ट हमारा जो है लेविस के अनुसार अम्ल की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि लेविस महोदय क्या कहते हैं, अम्ल को कैसे परिभाषित करते हैं। अर्थात मैंने बताया है अभी आपको कि हमने अम्ल को 3 वैज्ञानिकों अनुसार समझेंगे। एक आर्नियस के अनुसार, दूसरा सिद्धांत हमारा ब्रास्टेड व लारी के अनुसार और तीसरा लेविस के अनुसार। तो लेविस जो है अम्ल को देखिए निम्न प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि अम्ल वह पदार्थ या द्रव्य है, अम्ल वह पदार्थ या द्रव्य है जिसके अणु या आयन या मूलक, हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्गम युग्म, अर्थात लोन पेयर, क्या कह सकते हैं उसे, निर्जन युग्म का मतलब जिसमें क्या हो सकती है, लोन पेयर, अर्थात लोन लेने की स्वीकार हो, अर्थात स्वीकारता है, वह किसी से कर्ज लेने की स्वीकारता रखता हो, अर्थात लोन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लेविस के अनुसार कहते हैं कि अम्ल वह पदार्थ या द्रव्य है जिसके अणु या आयन में या मूलक में इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म अर्थात लोन पेयर लेने की या स्वीकारने की प्रवृत्ति होती है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, एक हमारा क्या है, एक हमारा यौगिक या अणु है या आयन है कैल्शियम ऑक्साइड का, और दूसरा क्या है SO3 है, यह क्या है सल्फर ट्राई ऑक्साइड का। जब यह दोनों आपस में संयुक्त होंगे, देखिए ध्यान से, जब यह आपस में दोनों क्या होंगे, संयुक्त होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड धन
कैल्शियम ऑक्साइड धन SO3, जब यह दोनों आपस में संयुक्त हो जाएंगे तो यह एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, यह हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का क्या करेंगे? यह निर्माण कर देंगे। देखिए तो हुआ क्या यहाँ पे? हुआ क्या यहाँ पे? ये हुआ कि जो मतलब सल्फेट है, सल्फेट ने क्या कर दिया, एक इससे कैल्शियम ट्राइऑक्साइड से एक लोन पेयर ले लिया। आइए इस वजह से देखिए यहाँ पे तो इसी देखिए हमने क्या कर दिया, लुईस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने समझाया है। क्या क्या है? लेविस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने समझाया है। किस विन्यास को? लेविस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैंने समझाया। देखिए ये क्या हुआ, कैल्शियम और ऑक्साइड आपस में अणुओं में आयनों में टूटे हैं, टूट कर फिर क्या हुआ, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्या किए हैं, रिएक्शन किए हैं, और रिएक्शन करके उन्होंने बना दिया कैल्शियम पे डबल प्लस और प्लस SO4 पे माइनस। और जब यह संयुक्त होंगे, जब यह दोनों पार्ट संयुक्त होगा तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। तो अब देखिए उसमें जो हमारा सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड को लेविस अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? लेविस अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। सल्फर ट्राई ऑक्साइड को लेविस अम्ल कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि वह अम्ल जिसमें एक परमाणु होता है, वह अम्ल जिसमें एक परमाणु होता है एवं जिसमें संयोजकता कोष अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब भरा नहीं होता है। अपूर्ण का मतलब भरा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? लेविस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस अम्ल कहते हैं, या लेविस अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा अम्ल से संबंधित परिभाषा, और मैंने अम्ल को 3 वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषित किया है। और यह क्लास आज यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अम्ल से संबंधित उसके गुण और उसके प्रकारों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।